आदाब, नमस्कार। मेरी अपनी महफिल में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ जनाब नसीरुद्दीन शाह साहब की खुद नविश्त और फिर एक दिन कुछ यादें। नसीर साहब ने अपनी कहानी पूरी ईमानदारी से लिखी है। वो शायद इसलिए कि वो जितने ईमानदार अदाकार हैं उतने ही ईमानदार इंसान भी हैं। मेरी उनसे वैसे तो चंद ही मुलाकातें रही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलकर लौटा हूँ एक सुकून सा महसूस हुआ है, जो उसी वक्त महसूस होता है जब आप किसी अच्छे इंसान से मिले हों। मैं आपको आज इसका दूसरा चैप्टर सुनाऊंगा, लेकिन एक बात के लिए माजरत कर लूं, दो बातों के लिए माजरत कर लूं। एक तो ये कि मैं जो कुछ रिकॉर्ड करता हूं वो एक ही टेक में करता हूं, तो कहीं कहीं फंबल होने पर अगर मैं उस जुमले को रिपीट करूं तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूसरे, इस चैप्टर के बाद आगे चलकर इस किताब में कई जगह बहुत सारे अंग्रेज़ी अल्फाज आएंगे। मेरा अंग्रेज़ी का तलफ़ुज़ बेहद ख़राब है, तो मैं माफ़ी चाहूँगा अगर मैं अंग्रेज़ी अल्फाज सही अदा ना कर पाऊँ, ख़ास तौर से वहाँ पर जहाँ या तो कोई राइम है या उसे शायद एक लय में कहना है। तलफ़ुज़ ही गलत है तो लय कहाँ से सही होगी। चलिए, आज मैं आपको सुना रहा हूँ और फिर एक दिन का दूसरा चैप्टर। उन्वान है सर धने वाला लड़का और शाह तंदूरी, लंदन। अम्मी कहा करती थीं कि किसी भी नए पैदा बच्चे के सर पर उन्होंने ऐसे घने बाल नहीं देखे जैसे मेरे थे। ज़मीर के 2 साल बाद मैं आया, तब ज़हीर जुड़वां बच्चों में अकेले बचने वाले 3 बरस के थे और सबसे बड़े अली अहमद की याद ही रह गई थी। उन मौतों का सदमा और अब 2 दूध मुँहों बच्चों की चिल्पों अम्मी पर गालिबन भारी पड़ी, तो देखभाल के लिए ज़मीर को सरधना भेज दिया गया, जहाँ अम्मी की छोटी बहन आकाबी रिफत सुल्तान ने 4 साल तक उनकी परवरिश की। लंबी छरेरी आकाबी मिजाज शक्ल से काफ़ी मर्दाना थी। उन्हें अपने चेहरे के बाल नोचने और कभी कभी कतरने पड़ते थे। उनकी शख्सियत में ऐसा जोर था कि बड़े बड़े सूरमा कांप जाएं। साफ गोई, उन्स और दूसरों का ख्याल रखने की सिफत उनमें कूट कूट कर भरी थी। अगर मर्द पैदा हुई होती तो सख्त संगदिल फौजी अफसर या किसी बड़े कारोबार की मालिक ज़रूर होती। इतनी मेहनत कश थी वो। आतिश मिजाज फरिश्ते जैसी आकाबी ज़मीर के लिए माँ से भी बढ़कर रहीं। हम हल्द्वानी में थे जब ज़मीर वापस हमारे पास रहने आया। बाएं कान में मुंदरी पहने, जो बाबा ने फ़ौरन उतरवा दी। वो अजनबी था। उसका मिजाज और लिबास देहाती लड़के जैसा। धूप में काफ़ी वक्त गुजारने की वजह से उसकी रंगत हम सबसे ज़्यादा सांवली हो गई थी, जिसका एहसास गालिबन उसे भी था। उसकी मौजूदगी का आदी होने में हमें वक्त लगा। काफ़ी दिन तक कटा कटा खामोश सा रहा। अम्मी को आपा भी
और बाबा को दूल्हा भाई कहा करता था। उस नन्ही सी उम्र में घर से दूर भेजे जाने की जख्म की टीस अब भी सताती है उसे। पर मुझे रश्क होता है आकाबी के साथ उसके अनमोल और बेतकल्लुफ रिश्ते से। मुझे जिंदगी भर तलाश रही किसी ऐसे बड़े से रिश्ते की। अब तो खैर बहुत देर हो चुकी है। ज़मीर और मेरा रिश्ता तब जुड़ने लगा जब ज़हीर 5 की उम्र में बोर्डिंग स्कूल गया। जब रेलगाड़ी उसे लिए बरेली स्टेशन से चली तो अलविदा में हाथ हिलाते हम दोनों को हर खिड़की से सफ़ेद रुमाल दिखाई दिए। जाने वाले हर बच्चे के लिए ज़रूरी चीज़ों की फहरिस्त में एक सफ़ेद रुमाल शामिल हुआ करता था, जिसे गाड़ी छूटते वक्त खिड़की से हिलाना होता था। किसी दूसरे वक्त वो धोबी घाट में लटके हुए कपड़ों की कतार भी लग सकते थे, लेकिन उस जज्बाती लम्हे में उस नज़ारे ने ऐसा गिरफ्त में लिया कि लगता है उतना हसीन शराब तब भी मैंने नहीं देखा जब कुछ दहाइयों बाद लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड LSD का असर मैंने आजमाया। उन लहराते रुमालों में ज़हीर का रुमाल शायद नहीं था। उसकी आखिरी झलक जब दिखी तो सहमा सा, हैरान, परेशान, बेहद नाराज अपने बर्थ पर दुबका बैठा था। उसके बाद सिर्फ एक बार मैंने उसे उस हाल में देखा, पर वो बात जाने देते हैं। वो नैनीताल के सेंट जोसेफ कॉलेज जा रहा था, जहां 2 साल बाद बाबा का तबादला होने पर ज़मीर और मुझे भी दाखिल कर दिया गया। वो उदास उदास मीनारें उस स्कूल के सलामी बुर्ज थे। खेल के 7 मैदान थे, एक बड़ा जिम्नेजियम, 4 टेनिस कोर्ट और आयरलैंड से आए क्रिश्चियन ब्रदर्स रोमन कैथलिक पादरियों का एक नहायत संजीदा सख्त मिजाज पंथ, जो इस बात का भरोसा पाले था कि वो हिंदुस्तान पर एहसान कर रहे हैं। ये इमारत 19वीं सदी में सेमिनरी की शक्ल में खड़ी की गई। स्कूल बनने के बाद भी सेम के नाम से जानी गई और नफ्स मारने का वो कड़क माहौल वैसे का वैसा ही रहा। नैनीताल की बारिशें, सर्द हवाएं और धुंध से उन आयरिश दुस्साहसियों को अपने वतन की याद आई होगी, जो बस गए ऐसी जगह जहां गुरूब आफताब के वक्त बेसवार बग्घियां नाजिल हो जाती और महाकाय चमगादड़ उड़ने लगते तो ट्रांसल्वेनिया ही बन जाती। सजाएं सख्त थी। किसी सर्द रात को तेल पी चुकी मलक्का बैंत के 6 करारे कोड़े पड़ने पर साथियों से हमदर्दी मिलती, और अगर आप कराए ना हो तो शायद शाबाशी भी। पर उससे कम किसी भी सजा को संजीदगी से नहीं लिया जाता था। कानून कायदे न मानने पर स्कूल से नाम कट जाना आम था। हम सबको लगभग फौरन ही या तो काबिल कबूल मान लिया जाता या कूड़े का ढेर। पर उनके तमाम बेलौच ख्यालात दरकिनार, उस हिम्मत को सलाम करना ही होगा जिसने उस जमाने में ऐसे अछूते पहाड़ी मकामात का पता लगाया जिनमें से कुछ तक पहुंचना आज भी मुश्किल है, और ऐसे रोबीले ढांचे खड़े किए। हालांकि ईंट गारा देसी मजदूरों ने ही ढोया होगा, बिलाशुबा कौड़ियों के दाम। उन शुरुआती मिशनरियों को पूरा यकीन था कि प्रभु का संदेश और अक्ल और दानिश की रोशनी फैलाने यहाँ आए हैं, और जो धरोहर उन्होंने छोड़ी आज भी कायम है। बाबा कट्टर अंग्रेज परस्त थे।
सरधना जैसे एक ट्रैक्टर वाले कस्बे तक में हाथ लगाए बिना कभी घर से नहीं निकलते थे। हमें तालीम याफ्ता बनाना उन्हें निहायत ज़रूरी लगा और हमें सबसे आला तालीम दिलवाने का उन्होंने फैसला किया। हालांकि रईस नहीं थे, पर अपनी सरधना वाली छोटी सी ज़मीन काफ़ी पहले बेचने के बाद थोड़ी सी रकम किनारे रख छोड़ी थी। अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे, पश्तो और फारसी भी, लेकिन उन दो ज़बानों की हमें तालीम न दिलवाने की मुझे आज भी उनसे शिकायत है। नहीं, मैं गलत पढ़ गया हूँ सर। अंग्रेज़ी अच्छी बोलते थे, पश्तो और फारसी भी, लेकिन उन दो ज़बानों की हमें तालीम दिलवाने की उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी, जिसके लिए आज तक मैंने उन्हें माफ़ नहीं किया। पूरी तरह अंग्रेज़ों के जादू में आकर उन्होंने हमें उन्हीं से तालीम दिलवाने का तहैया किया। उनके लिए आयरिश और अंग्रेज़ एक ही थे। वो इस बात के कायल थे कि अंग्रेज़ अपनी ज़बान के पक्के हैं, जिन पर भी हुकूमत कर रहे हैं हक से कर रहे हैं, और मुस्तकबिल की ज़बान तो अंग्रेज़ी ही है। उन्होंने एक ख़ास भूरे रंग की बर्बरी फेल्ट हैट और एक नेवी ब्लू रंग का डोरीदार सूट भी रख छोड़ा था, जिसे वो तब पहनने वाले थे जब विलायत फिर से जाएंगे। एक अचानक पड़ने वाले फितूर के दौरे में उन्होंने कुछ दिन ये सपना पाला कि वहाँ जाकर हिंदुस्तानी रेस्तरां खोलें। मैंने फ़ौरन अपने आप को वेटर के रूप में और अम्मी को खाना पकाते देखने की कोशिश भी की, लेकिन यह मंसूबा जल्द ही रद्द कर दिया गया और यूँ इंग्लैंड में हिंदुस्तानी रेस्तरां के कारोबार की इब्तिदा करने का मौका शाह खानदान ने गंवा दिया। 3 या 4 साल की उम्र में मेरी कुव्वत तसव्वुर को ज़बरदस्त एड़ लगाई अम्मी की खाला नानी बाजी ने, जो नाबीना थी और कमाल की दास्तान गो। सोते वक्त जादुई जंबील खोल देती थी हमारे लिए। एक रात कहानियों का दौर ख़त्म होने के बाद मुझे सपना आया, जिसमें मैंने जिन्नात, परियां, उड़ते घोड़े, गायब होते हुए महल देखे, तिलस्मे होशरुबा की दास्तानों के सारे करिश्मे। जब एक जादुई कालीन पर मैं उस दुनिया से ख्वाबगाह में वापस लौटा तो रोशनदान के रास्ते अपने बिस्तर तक पहुंचते हुए खुद को देखा। गालिबन ये उसी वक्त की बात है जब मैंने उस आदमी को उस ऊंचे चबूतरे पर नाचते देखा था। सरधना में नाना नानी की हवेली हबीब मंजिल के कई हिस्से काफी भूतिया थे। कई एक बड़े बड़े अंधेरे कमरे खाली पड़े रहते थे, जिनमें जाने की किसी बच्चे के पास न हिम्मत होती न कोई वजह, कौतूहल के सिवाय। ज़मीर कसम खाता है कि संदूक खाने में एक रात उसने भारी भरकम बक्सों के बीच एक बूढ़ी औरत को लालटेन लिए घूमते देखा था। उस नज़ारे का इंकशाफ आज तक नहीं हुआ, पर उसका कहना है कि आज भी वो याद रोंगटे खड़े कर देती है उसके। सरधना का हमारा सालाना सफ़र अम्मी के 3 भाइयों की जानिब, हम 3 भाइयों में हमेशा इबादत जैसा शदीद एहसास जगा देता। चमड़े के जैकेट, हैट, काले चश्मे पहने, सिगरेटें होठों पर नाचती हुई, बेहद प्यार से जानलेवा हथियारों को सहलाते हुए, हंसते हंसाते गैर मामूली अकड़ से लैस वो तीनों शोहदे जीने का भरपूर लुत्फ ले रहे थे। जब भी मैं उन 3 अलिफ खड़े मर्दों के चौड़े कंधे, खुरदुरे लिबास और उनकी माशूकाओं को देखता तो अपने बचपन से मेरा असंतोष और उनकी हिर्स करने की बेसब्री दोबाला हो उठती। मैं ख्याली दुनिया में रहने लगा, जिसमें मैं अकेला उन तीनों का मजमुआ था।
मेरा दुस्साहस ऐसा कि दारा सिंह पाजी भी दांत निपोड़ दें। बर्मा की लड़ाई में मैंने क्या क्या सूरमाई की, इसकी कहानियां भी गढ़ने लगा। मैं जाबाज पायलट था और मेरे आग उगलते जहाज़ों को जब जापानियों ने मार गिराया तो पैदल घर पहुंचा, इतना लंबा रास्ता तय करके, और इसीलिए टांगें घिस गईं। और मैं अपने तीनों भाइयों में सबसे नाटा हूं। इसीलिए सारी मनगढ़ंत सुनने वाले मेरे भाइयों को बताता कि जैसे हम बाबा कहते हैं, ये मेरा छोटा भाई है। ये अंतहीन अफसाना रोज रात का सिलसिला था, जब तक एक दिन अचानक बाबा को पीछे खड़े सुनते देखकर मैं बीच जुमले में सुन पड़ गया। क्या सोचा होगा उन्होंने, नहीं मालूम, पर कुछ मुस्कुराहट से उनके चेहरे पर आई। मेरे सर को थपथपा कर बोले, किससे खूब गढ़ लेते हो। मैं जान नहीं पाया कि खुश हुए या खफा, पर उन कहानियों पर उस दिन से ताला पड़ गया। बाबा को अम्मी हमेशा शाह कहकर बुलाती थी। बाबा को अम्मी का नाम लेते हुए कम से कम मैंने तो कभी नहीं सुना। सिर्फ उर्दू लिखती पढ़ती थी, लिहाजा अरबी भी। खिदमत गुजारी की आदी बन चुकी थी। खाना पकाना, सीना पिरोना और कुरान पढ़ना उनकी खास महारतें थीं, पर क्या असर पैदा करती थी वो हर काम में। अगर सुबह हम अपने अपने लिहाफों में मच्छरदानियों तले नींद की दो चार और झपकी मारने की जद्दोजहद में होते तो तिलावत करती हुई उनकी आवाज़ हमारे कानों पर मरहम की तरह पड़ती। लेकिन अम्मी जब खफा होती तो वही आवाज़ एक तमंचा मार तूफान बन जाती। ऐसा कभी कभार ही होता, लेकिन जब होता तो बाबा तक सर छुपा लेते, क्योंकि अम्मी का गुस्सा हमेशा उन पर ही उतरता, हम में से किसी पर नहीं। ये काम उन्होंने बाबा के लिए रख छोड़ा था। सारी उम्र वो मुझे समझने ही की कोशिश करती रही। हालांकि मेरी कामयाबी पर उन्हें बेपनाह फख्र हुआ, इस पर भी कि मैं उन्हें अपने साथ विदेश और राष्ट्रपति भवन ले गया और हर जगह मुझे जाना पहचाना जाता था। जब लंबे लंबे अरसे तक बाबा से मेरी बोलचाल होती ही न थी, वो मेरी अकेली राजदार और सहारा रही। मेरी अलमारी में आज भी उनका एक दुपट्टा रखा है जिसमें उनकी खुशबू बसी है। मेरी पलकों पर उनकी सांसों से गर्म दुपट्टे की लम्स की याद मुझे आज तक सुकून पहुंचाती है। और उनके हाथ का खाना तो बिलाशुबा दुनिया भर में बेहतरीन था ही। उन्होंने कभी बुनाई नहीं सीखी, लेकिन अनगिनत ऊनी मोज़ों को रफू किया, अनगिनत पतलूनों के पिछल्ले दुरुस्त किए, अनगिनत कमीज़ों के कव घटाए या बढ़ाए ताकि बड़े भाई के कपड़े बाद वाला पहन सके। आमतौर पर पुराने कपड़े पाने वाला मैं ही होता, क्योंकि कतार में सबसे पीछे और काफ़ी दिन तक कद में सबसे नाटा मैं ही रहा। बाबा के जीते जी उनका कोई लिबास हथियाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उनके इंतकाल के बाद मैंने उनकी तमाम चीज़ों को खंगाला और उनके जो भी कपड़े हाथ लगे अपने साथ बम्बई ले आया। बहुत कपड़े थे भी नहीं। रिटायर होने के बाद हमेशा ही खाकी पतलून और सफ़ेद कमीज़ पहनते थे और बिला नागा हैट भी। पतलूनें और कमीज़ें मेरे लिए बड़ी थीं, वो ज़रा भारी भरकम थे, लेकिन मैंने और कुछ दूसरे अदाकारों ने अक्सर मंच पर उन्हें पहना है। साथ में उनके जूतों की एक जोड़ी भी जो पूरी तरह मेरे नाप की है। बर्बरी हैट और डोरीदार सूट मुझे कहीं नहीं मिले। शक है कि भाइयों में से किसी ने उड़ा लिए।
1951 के बाद बाबा कुछ साल तक लखनऊ से बरेली, फिर वहां से हल्द्वानी मुंतकिल हुए और फिर नैनीताल। बेचारा ज़हीर 1953 में बोर्डिंग स्कूल जा चुका था। 1954 में ज़मीर को और मुझे सेंट मेरी रमनी कॉन्वेंट नाम के एक बिरादाराना स्कूल में डे स्कॉलर्स के तौर पर नर्सरी में डाल दिया गया। रमनी में द शू मेकर शॉप नाम के एक नाटक में मुझे रोल मिला, जिसमें एक पीढ़े पर छोटी सी सितारी लिए इन द शू मेकर शॉप वेयर अ टैपिंग नेवर स्टॉप्स ट्रा ला 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 जैसी किसी धुन पर ठक ठक करते रहना था। अफसोस के शो के दिन बीमार पड़ने की वजह से रंगमंच पर मेरा आगमन कई साल के लिए मुलतवी हो गया। मुझे इससे कोई ख़ास सदमा न पहुंचा मुझे इससे कोई ख़ास सदमा पहुंचा हो याद नहीं, लेकिन कुछ तो अखरा होगा और हो सकता है अनजाने ही कहीं अदाकारी करने की ख्वाहिश पैदा हुई मुझ में इस वाक़े से। जबकि उसी शाम ऑन द गुड शिप लॉलीपॉप में ज़मीर जहाज़ी बना, लेकिन एक्टर बनने की उसे तो कभी ललक महसूस नहीं हुई। सेम के ड्रामा हॉल में उसी साल मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला नाटक देखा, मिस्टर फिक्सिट। हालांकि याददाश्त से यह गायब सा हो चुका है। उसे देखते वक्त मेरी वाहिद चाह थी कि काश मैं भी मंच पर होता। जब एक लंबी सी कार सरकती हुई स्टेज पर आई, जो दरअसल प्लाईवुड से काटा हुआ ढांचा ही था, तो मैं दोबारा उसी हैरत अंगेज दुनिया में जा पहुंचा जिसमें मैंने उस शख्स को उस हजारों फुट ऊंचे मंच पर नाचते हुए कभी देखा था। उस दिन से मुझे पक्का यकीन हो गया कि दुनिया में अगर जादू होता है तो सिर्फ रंगमंच पर। फिल्में आपको गिरफ्त में ले लेती हैं, हर चीज आपके सामने परोस कर रख देती हैं। हाथ की सफाई देखकर आप सपने जैसी कैफियत में पहुंच जाते हैं। नाटक देखते हुए अलबत्ता आपकी कल्पना को एड़ लगती है और सच झूठ की परख कायम रहती है। अदाकार और दर्शक के बीच ऊर्जा की ये लेन देन सिर्फ थिएटर ही में मुमकिन है। थिएटर की सबसे सीधी परिभाषा है एक अदाकार एक दर्शक, यानी जहां भी दो लोगों के बीच मानी खैर बातचीत हो वहां थिएटर पैदा होता है, बशर्त ये कि दोनों में वही सलाहियत हो जिसका तकाजा असल थिएटर में किया जाता है। थिएटर वाकई एक बराए एक का तजुर्बा है। स्कूल के दाखिले का वक्त नजदीक आ रहा था। रमनी में पूरे दिन खेलना, गाने गाना और तस्वीरें रंगना हमेशा तो नहीं चल सकता था। साल के आखिर में सालाना जलसे में हम सबको यादगार निशानियां मिली। मुझे फार्म फन नाम की एक किताब, ज़मीर को अ नेम फॉर किटी और सीखने पढ़ने का जो सिलसिला शुरू होना था उसके लिए हम कमर कसने लगे। सेंट जोसेफ हमेशा से ही डरावना लगता था और अब हमें उसकी आंतों में उतरना था। ज़मीर जो रमनी में भी मुझसे एक साल आगे था, दर्जा 1 में आ गया और मैं हायर गार्टन में। ज़हीर भी उस साल हमारी तरह डे स्कॉलर बन गए, लेकिन सिर्फ साल भर के लिए।
दर्जा 1 और 2 की पढ़ाई केजी से शायद 1-2 दिन पहले शुरू हो जाती थी, क्योंकि मैं अकेला बाबा का बड़ा सा गर्म हाथ थामे, दूसरे हाथ में बस्ता पकड़े, डक बैक रेनकोट और रबर कोट में लिपटा एक सर्द बरसाती दिन घनी धुंध में पहली बार स्कूल गया। आज तक धुंध के बारे में मेरा एहसास दो दिली है, खूबसूरत जरूर पर कपकपाती हुई भी। मरदूद स्कूल के बस्तों के बारे में लेकिन मैं कभी दो दिली नहीं रहा, उनसे आज भी नफरत है। स्कूल की चढ़ाई तय करते हुए ऐसा लग रहा था हमेशा के लिए घर से जा रहा हूं। याद नहीं मैं रोया या नहीं, मेरा खौफ जैसे कोहरा बन के घेर रहा था मुझे। यह भी याद नहीं कि चलते चलते बाबा से कोई बात हुई हो, लेकिन कुछ तो कहा ही होगा मुझसे उन्होंने। आमतौर पर बहुत कम बोलते थे, पर कभी तो हमने एक दूसरे से बातें की होंगी। किंडरगार्टन में हमारी उस्तानी मिस ब्रेंडिश थी, जो अगले साल चली गई। एक कामिल उस्तानी की जो तस्वीर मेरे दिमाग में है वो सदा मिस ब्रेंडिश जैसी ही है, बेहद मेहरबान और बहुत हसीन। रत्ना ने जो यादगार चीज़ें जमा कर रखी हैं, गालिबन उनमें मेरा उस साल 1955 का रिपोर्ट कार्ड भी है, जो बहुत उम्दा है। मैं ज़हीन बच्चों में से एक हूँ, पर यह सूरत ज़्यादा दिन तक नहीं चली। अकादमिक स्तर पर गिरावट लगातार जारी रही। स्कूल से आने जाने के दिन याद नहीं रहे, सिवाय इसके कि रोज़ सुबह अम्मी से पूछना पड़ता था कि मेरा बायां जूता कौन सा है और मेरा दाहिना कौन सा। स्कूल जाते हुए लगातार अपने साये को देखा करता, पता लगाने के लिए कि मेरे कंघी किए हुए बाल ठीक हैं या नहीं। मेरे बाल आज भी 1 मिनट से ज़्यादा कंघी किए हुए नहीं लगते, और रास्ते से छोटी छोटी कंकरियां उठाकर अपने सामने के दूध के दांतों से मिलाता। आखिर बताया गया था कि जब दूध के दांत गिरेंगे तो उनकी जगह पत्थर के दांत आएंगे। एक दिन मैं हवा में उड़ता स्कूल से घर तक भी पहुंचा। स्कूल से घर तक भी पहुंचा। सालाना खेल दिवस पर इनाम बांटे जा रहे थे, और जीतने वालों की लामहदूद कतार के लिए मैं भी दूसरों के साथ अनमना सा तालियां बजा रहा था। मैंने किसी मुकाबले में शिरकत ही नहीं की थी, जीतना दूर की बात। यकायक पीछे से किसी ने मुझे डाइस की तरफ धकेला। अरे शाह, तेरा नाम, कहते हुए। कैसे या क्यों जान सकूं, उससे पहले मैं मेहमान खुसूसी से हाथ मिला रहा था, और एक चमकती हुई छोटी सी ट्रॉफी पता नहीं क्यों मुझे दी जा रही थी, जो आज तक मेरे पास है। लेकिन यह ख्याल हमेशा मुझे सताता रहा कि वो किसी और के लिए थी, और उसने भी अपना नाम पुकारे जाने पर नहीं सुना। आज भी मैं बहाने गढ़ता रहता हूँ कि शायद थैला दौड़ या अंडा चम्मच दौड़ में तीसरा आया था, लेकिन ये टुच्चा शक जाता नहीं कि मुझे वो कप बेवजह मिला था। आज जब मैं उसे देखता हूं, ये एहसास हरा हो जाता है। ये सारे ख्याल लेकिन 40 साल बाद सूझे। जब एक आध फिल्मी पुरस्कार समारोह की जानलेवा बोरियत झेलने और पर्दे के पीछे की जोड़ तोड़ देखने के बाद मुझे तमाम मुकाबला जाती इनामों से नफरत हो गई।
खासकर उनसे जो फिल्मी लोगों के लिए हर साल एक दूसरे के लिए हुट्टे सहलाने का बहाना है। पर उस इनाम ने कुछ एक पल मुझे हवा में तैरा दिया। स्कूल से फाटक से लेकर हमारे घर तक सारे ढलानदार रास्ते पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। ये चमत्कार क्यों कर हुआ? मैं इस इनाम का हकदार था भी कि नहीं, ये जानने की जरूरत नहीं थी। उस वक्त काबिल होना और नवाजा जाना ही बहुत था। यही कैफियत, जी हाँ, यही कैफियत मुझ पर एक दफा और तारी हुई। 20 साल बाद जब श्याम बेनेगल ने मुझे बताया कि निशांत में जो मेरी पहली फिल्म थी वो मुझे लेना चाहते हैं, तो ये था और फिर एक दिन का दूसरा बाब, यानी दूसरा चैप्टर। कल आऊंगा, आपको तीसरा चैप्टर सुनाऊंगा। इस किताब में कुल 30 चैप्टर हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत।